नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 12 बज चुके हैं दोपहर के, वक्त हो गया है प्रहार का। और प्रहार सीधा आप देख रहे हैं बिहार की राजधानी पटना से, क्योंकि यहां इस वक्त जबरदस्त हलचल है। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। खबर यह है कि मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी शाम 4 बजे। और बड़ा ऐलान सीटों को लेकर मुकेश सहनी की तरफ से किया जा सकता है। जानकारी ये है कि वीआईपी के मुकेश सहनी अपनी पार्टी के लिए 18 सीटें ले सकते हैं। हालांकि सहनी की मांग 30 सीटों की थी, लेकिन 18 सीटों पर सहमति बन रही है, ऐसी जानकारी अभी तक मिल रही है। जानकारी यह है कि अपने कोटे से सहनी को 10 सीट आरजेडी देगी, तो 8 सीटें कांग्रेस अपने कोटे से वीआईपी को देगी, यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी को देगी। औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। शाम 4 बजे ये ऐलान मुकेश सहनी की तरफ से किया जा सकता है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। सूत्र यही बता रहे हैं कि वो सीटों का ऐलान कर सकते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया है। फर्स्ट फेज के नामांकन का कल आखिरी दिन है। उम्मीदवारों को मैदान में जाना है, चुनावी मैदान में जाना है, अपने अपने क्षेत्र में जाना है। पार्टी के सिंबल जरूर दिए जा रहे हैं नॉमिनेशन करने के लिए, लेकिन अपने आप में ये एक पहला ऐसा चुनाव है जहां कोई ऑफिशियल लिस्ट महागठबंधन की तरफ से अभी तक सामने नहीं आई है। ना ही आरजेडी की कोई ऑफिशियल लिस्ट सामने आई, ना ही कांग्रेस की कोई ऑफिशियल लिस्ट अभी तक सामने आई है। लेकिन दोनों ही दल, यानी कि आरजेडी 40 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है और कांग्रेस ने 23 कैंडिडेट्स को अपना सिंबल दिया है नामांकन करने के लिए। इस बीच सबकी निगाहें वीआईपी के मुकेश सहनी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि मुकेश सहनी लगातार अपने आप को डिप्टी सीएम बता रहे हैं। लगातार कह रहे हैं कि तेजस्वी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे। अब 18 सीटें मुकेश सहनी को मिलती हैं या नहीं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो एक तरफ महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है, तो एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के बाद ही लगातार लिस्ट आने का सिलसिला जारी है। आपको बड़ी खबर बता दें, जेडीयू ने 44 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। जेडीयू ने 4 मुसलमानों को टिकट दिया है। चैनपुर से जमा खान को जेडीयू का टिकट दिया गया है। अमोर से सबा जफर को जेडीयू का टिकट दिया गया है। जोकीहाट से मंजर आलम और अररिया से शगुफ्ता को टिकट दिया गया है। तो पहली लिस्ट 57 उम्मीदवारों की आई थी और उसमें एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया था, जो चर्चा का विषय बन गया था। अब जो दूसरी लिस्ट सामने आई है उसमें 44 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 4 मुस्लिम कैंडिडेट्स को जगह दी गई है। सीधा मेरे सहयोगी नीतीश चंद्रा, उनके पास हम चल लेते हैं। नीतीश, पहली लिस्ट के बाद बड़ी चर्चाएं हुई थी, अब दूसरी लिस्ट में नाम तो आया, लेकिन केवल 4 मुस्लिम कैंडिडेट्स जेडीयू ने उतारे हैं मैदान में, क्या मायने निकाले? जी हाँ, पहली जो लिस्ट थी उसमें जो मुस्लिम चेहरा था वो एक भी नहीं था, लेकिन जो दूसरी लिस्ट है उसमें ये दिख रहा है कि 4 उम्मीदवार जो हैं वो मुस्लिम हैं। और जमा खान उसमें जो सबसे बड़ा नाम है, बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। हालांकि ये भी पहले बीएसपी में थे, बीएसपी के टिकट पर लड़े थे, बाद में जेडीयू में शामिल हो गए थे और उनको एक बार फिर से यहाँ मैदान में उतारा गया है। तो जाहिर है मुस्लिम जो उम्मीदवार हैं उनकी संख्या कम हुई है और कहीं ना कहीं एक रणनीति का ये हिस्सा है, क्योंकि पिछले कुछ समय में, खासतौर से पिछले कुछ सालों में आप देखें तो जेडीयू का भी जो स्टैंड है वो थोड़ा बीजेपी के करीब आता दिखा है। हालांकि नीतीश कुमार लगातार ये कहते रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज के लिए उन्होंने जितना किया है उतना किसी ने नहीं किया, लेकिन यदि आप वोटों के हिसाब से देखें तो ये कई बार ऐसा दिखा भी है। और यही कारण है कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तो खुलकर एक बार कहा था कि हमें आपका वोट नहीं मिलता है। तो ये बात कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर तक भी पहुंची थी कि जो मुस्लिम वोट है वो बीजेपी के साथ रहने की वजह से, या फिर हाल के दिनों में जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर जो जेडीयू का स्टैंड रहा, या फिर और दूसरे जो तमाम मसले सीए एनआरसी का मामला हो, हर मामले में जिस तरह पिछले 5 सालों में जेडीयू का जो स्टैंड रहा है उसको देखते हुए इस बात का अंदेशा है कि इस बार मुस्लिम वोट जेडीयू को इस बार भी नहीं मिले और पहले के मुकाबले थोड़ा कम मिले। पहले मिलता रहा नीतीश कुमार को, लेकिन समय के साथ जो परिस्थितियां बदली है उसको देखते हुए शायद महागठबंधन को इस बार शायद जो मुस्लिम वोट है उनकी तरफ ज़्यादा झुका हो और जेडीयू को ज़रूर ये एहसास हुआ होगा कि शायद मुस्लिम वोट उनके साथ न जुड़े और इसलिए जो उनका प्रतिनिधित्व है वो उस अनुपात में कम नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अगर 101 उम्मीदवारों की लिस्ट हम नीतीश देखें तो इस उम्मीदवारों की लिस्ट में
57 पहले नाम सामने आए थे और फिर 44 नाम सामने आए थे। जेडीयू ने विधायक गोपाल मंडल का टिकट काट दिया। वही गोपाल मंडल जो सीएम आवास के बाहर धरना देने बैठ गए थे, लेकिन उनका ये धरना काम नहीं आया और गोपाल मंडल का टिकट कट गया है। उनकी जगह भुलो मंडल को जेडीयू ने अपने लिस्ट में शामिल किया है। इसके अलावा नवादा से विभा देवी को जेडीयू ने टिकट दिया है। चकाई से जेडीयू ने सुमित सिंह को टिकट दिया है। चेतन आनंद को शिवहर की जगह नबीनगर से इस बार टिकट दिया है। शिवहर से नहीं, औरंगाबाद से नबीनगर से चेतन आनंद अब चुनाव लड़ेंगे। शिवहर जिस सीट से वो लड़ते आए हैं वहां से अब चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, नबीनगर से उतरेंगे। वहीं कहलगाम सीट से शुभानंद मुकेश को टिकट दिया गया है और शुभानंद मुकेश की अगर बात करें तो ये पूर्व कांग्रेस लीडर सदानंद सिंह के बेटे हैं। तो इस बार तमाम समीकरणों को साधते हुए जेडीयू की लिस्ट सामने आ गई है। कुल 101 उम्मीदवारों में से 4 उम्मीदवार मुस्लिम कैंडिडेट हैं। कुशवाहा समाज का जरूर ध्यान रखा गया है क्योंकि ये जेडीयू का कोर वोटर है, नीतीश कुमार का कोर वोटर है, तो इसका ध्यान भी रखा गया है। इसके साथ ही साथ कई जगहों पर टिकट काटे गए हैं और कई नए लोगों को भी जगह इसमें दी गई है। नीतीश अगर देखिए तो नीतीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन इस बीच एक और खबर आपको बता देते हैं। जेडीयू की जो पूरी लिस्ट सामने आई है, अगर उसका आप आंकलन करेंगे और जातीय समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे तो 37 ओबीसी कैंडिडेट इसमें कुल हैं। नीतीश कुमार ने 22 ईबीसी को टिकट दिया है। जेडीयू से 22 सवर्णों को टिकट दिया गया है। नीतीश ने 15 दलित कैंडिडेट भी मैदान में उतारे हैं। तो ये जातीय जो ताना बाना है, क्योंकि कहा जाता है बिहार में कि जात पर वोट पड़ती है, जात के आधार पर यहाँ सियासी समीकरण बनते बिगड़ते हैं, इसलिए ये जो सामाजिक ताना बाना है इसे ध्यान में रखते हुए जेडीयू ने अपनी ये लिस्ट तैयार की है। नीतीश के पास हम चलेंगे। नीतीश अगर इस लिस्ट में देखें तो 37 ओबीसी कैंडिडेट, 22 ईबीसी, 22 सवर्ण, 15 दलित कैंडिडेट, पूरी तरीके से एक बैलेंस्ड जो टिकट बंटवारा है या जो लिस्ट है वो जारी करने की कोशिश की गई ताकि नुकसान किसी भी वर्ग से ना हो जेडीयू को। जी हाँ, बिल्कुल सामाजिक समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। और आप जो पहली लिस्ट आई थी यदि आप उसको देखें तो पहली लिस्ट में लवकुश समाज, जो नीतीश कुमार जिस पर दावा करते हैं उनका एक बड़ा वोट बैंक वो माना जाता है, उसको करीब 23 सीटें ऐसी थी जिसमें कि लवकुश समाज को जगह दी गई थी। यदि आप धानुक समाज को भी मिला ले तो निश्चित रूप से वोट बैंक को ध्यान में रखा जा रहा है। महागठबंधन की लिस्ट में जो अब तक आई है, खासतौर से आरजेडी की 50% एमवाई है। एमवाई जाहिर है महागठबंधन का, आरजेडी का वोट बैंक माना जाता है। उसी तरह जेडीयू जो है अति पिछड़ी जातियों और लवकुश समाज, पिछड़ी जातियों में लवकुश और इसके साथ साथ अति पिछड़ी जातियों का एक वोट बैंक माना जाता है। नीतीश कुमार की अच्छी पकड़ मानी जाती है और वो यहाँ पर प्रत्याशियों की लिस्ट में भी नज़र आ रहा है। और एक बात और ध्यान देने की है, 13 महिलाओं को भी जगह दी गई है। महिला वोट बैंक पर इस बार सबसे ज़्यादा नज़र है और ख़ासतौर से जेडीयू को, नीतीश कुमार को ये उम्मीद है कि जो महिला वोटर है वो उनके साथ अधिक से अधिक जुटेंगी, क्योंकि तमाम योजनाएं जो इस बार लाई गई हैं, महिला रोजगार योजना हो या फिर इसके अलावा जीविका दीदी को जो कई सुविधाएं दी गई हैं, इसके अलावा बेरोजगारों को जो चीज़ें मुहैया कराई गई हैं। और इससे पहले नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण की बात हो या फिर नगर निकायों में आरक्षण की बात हो, नौकरियों में आरक्षण की बात हो, डोमिसाइल में जिस तरह से बदलाव किया है, तो खास तौर से महिलाओं को ध्यान में रखकर नीतीश कुमार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। और यही कारण है कि एक बड़ी उम्मीद महिला वोट बैंक से, और यही कारण है कि 13 महिलाएं जो हैं इस लिस्ट में नजर आ रही हैं। इसके अलावा जातीय समीकरणों के लिहाज से भी आप देखें, हर वर्ग का ख्याल रखा गया है और खासकर जो अपना कोर वोट बैंक है नीतीश कुमार का, लवकुश समाज का, उस पर भी विशेष फोकस नीतीश की तरफ से रखा गया है ताकि वो वोट बैंक ना छिटके नीतीश कुमार से और जेडीयू से। अब देखिए, अगर हम सीट शेयरिंग की बात करें या टिकटों के बंटवारे की बात करें या बिहार के चुनावी रण की बात करें तो शुरुआती बैटल में एनडीए ने बढ़त बना ली है। एनडीए ने क्यों बढ़त बना ली है? क्योंकि महागठबंधन में अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस के खाते में, लेफ्ट के खाते में, वीआईपी के खाते में, आरजेडी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी। इसके कंपैरिजन में अगर आप एनडीए को देखेंगे तो ना सिर्फ सीट शेयरिंग हो चुकी है बल्कि 243 सीटों में से 226 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी किया जा चुका है। बीजेपी और जेडीयू ने अपने अपने कोटे के 101 सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, यानी कि फुल लिस्ट जेडीयू और बीजेपी
बीजेपी के सामने आ चुकी है। चिराग पासवान को 29 सीटें मिली हैं, जिसमें से 14 के नाम का ऐलान वो कर चुके हैं। अभी 15 सीटों पर ऐलान होना बाकी है। मांझी की पार्टी की बात करें तो उनको 6 सीटें मिली हैं। सभी 6 पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम पार्टी की बात करें तो 6 सीटें मिली हैं, जिसमें से 4 के नाम का ऐलान हो चुका है और 2 पर अभी ऐलान होना बाकी है। तो अगर आप महागठबंधन और एनडीए का भी शुरुआत में कंपैरिजन करेंगे तो महागठबंधन ने सीट शेयरिंग के मामले में, टिकट बांटने के मामले में महागठबंधन के ऊपर बढ़त जरूर बना ली है, क्योंकि यहाँ पर ये तय नहीं हो पा रहा है कि कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी। माथापच्ची चल रही है। कांग्रेस का जो नेतृत्व है दिल्ली से कल आया, एयरपोर्ट पर मारपीट हो गई और अब बैठकों का दौर जारी है। और ऐसी ही जो सुखपुगाहट है या ये जिस तरीके का माहौल अभी बन रहा है वो इस वक्त लालू आवास के बाहर भी बन रहा है। यहाँ पर आप देखिए बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में जो टिकट को चाहने वाले लोग हैं, वो इस वक्त यहाँ पर इकट्ठा हैं और मांग कर रहे हैं टिकट की। क्या नाम है भैया आपका? कुंदन कुमार। कहाँ से आए आप? मधुबनी से। अच्छा, देखिए महागठबंधन और एनडीए को देखें तो एनडीए आगे निकल गया है। 243 में से 226 सीट पर नामों का ऐलान हो गया। आपके यहाँ यही नहीं पता कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा? यहाँ भी सब तय है और जनता को विश्वास है कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो निर्णय लेंगे वही हमको कबूल है। और शिक्षा, रोजगार, सिंचाई, दवाई, कमाई वाली सरकार चाहिए इस बार बिहार में। ये वाली सरकार चाहिए। आपका क्या नाम है? रोशन कुमार। कौन सी सीट से आए हैं? आरजेडी। कौन सी जगह से आए हैं? बाढ़। बाढ़ से आए हैं। बाढ़ में बताइए क्या चल रहा है इस पर? अभी तो पता ही नहीं कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा। मीना देवी आए हैं, आरजेडी से टिकट उनको मिला है और अभी बिहार का हॉट सीट रहेगा बाढ़ मोकामा। नहीं लगता आपको शुरू में कि एनडीए आगे निकल गया थोड़ा सा? हाँ, आगे निकला है, टिकट में देरी हुआ है, लेकिन आज हो जाएगा सब। हो जाएगा। हाँ, देरी कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा देगी? नहीं, नुकसान क्या पहुंचाएंगे, अभी टाइम है, बहुत टाइम। अरे जाना नॉमिनेशन करवाना है, इसमें ज़्यादा क्या करना है। आखिरी दिन है पहले फेज का। हाँ, तो आज कर ही नहीं देंगे, आज हो जाएगा। कल नॉमिनेशन आज ही हो जाएगा तो आज ही जाके करा लें। पहला फेज का तो करीब हो ही गया ना। देखिए देरी हुई है, ये यहाँ पर लोग मान तो रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि जल्द से जल्द सब कुछ फाइनल हो जाएगा। क्योंकि अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में सिर्फ 92 सीटों पर ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अभी हुआ है, जबकि एनडीए 226 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर चुका है। जो महागठबंधन की सीटें उसमें ऑफिशियल लिस्ट नहीं आई है, हाँ सिंबल जरूर बांट दिए गए हैं। आरजेडी के 45, कांग्रेस के 23 और लेफ्ट की 24 सीटें हैं, जबकि एनडीए अब तक 226 सीटों पर नाम का ऐलान कर चुकी है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि आज शाम तक सभी सीटों पर नाम क्लियर हो जाएंगे। तो दावे तो कई दिन से किए जा रहे हैं, बैठकों का दौर भी कई दिन से जारी है। कल भी एक बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर हुई है, पोलो रोड पर जो उनका आवास है वहां हुई है, लेकिन उस बैठक में भी कोई नतीजा निकला ऐसे अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। अब देखना है कि ये जो गुत्थी सीटों की उलझी हुई है, इस गुत्थी को कैसे सुलझाते हैं तेजस्वी यादव। देखिए, पार्टी का उम्मीदवार तब फाइनल होता है जबकि आलाकमान का उस पर विधिवत दस्तखत हो जाता है। हम लोग ने डिस्कस किया है। चर्चा कितनी सीटों पर? हमको लगता है लगभग 60 सीट पर किए होंगे, उसमें 5 तो 7 तो पेंडिंगों होगा। तो 60 सीटों पर तकरीबन चर्चा हुई है निश्चित रूप से। अच्छा, तो ये माना जाए कि इतनी सीटों पर दावेदारी है कांग्रेस की? हाँ है, है? हमको लगता है। और हम समझते हैं कि कुछ सीट छोड़ करके जो बात हो रही है आप हमारे महागठबंधन में उसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो ठीक है। तो महागठबंधन में सिर्फ सीट कौन सी किसके खाते में जाएंगी ये तय करना अभी बाकी नहीं है, बल्कि एक और दिलचस्प तस्वीर देखने को मिल रही है। कोई 92 सीटों पर महागठबंधन के जो कैंडिडेट हैं वो उतर गए हैं, अभी अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। लेकिन 2 सीटें ऐसी हैं जहां फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगी। 2 सीटें ऐसे हैं जहां कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने हैं और आरजेडी और सीपीआई आमने सामने हैं। अभी कितना नुकसान महागठबंधन को करेगा ये देखना दिलचस्प है। ये सीट है बेगूसराय की बछवाड़ा और मटिहानी सीट। बछवाड़ा सीट पर कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस ने जहां गरीबदास को अपना कैंडिडेट बनाया है तो वहीं सीपीआई ने अवधेश राय को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इसी तरह मटिहानी सीट पर भी आरजेडी और लेफ्ट में महामुकाबला देखने को मिलेगा। मटिहानी में आरजेडी ने भोगो सिंह को टिकट दिया है तो लेफ्ट ने राजेंद्र प्रसाद को टिकट दिया है। तो 2 जगहों पर फ्रेंडली फाइट भी हो सकती है। तो ये महागठबंधन की अभी तक की तस्वीर है जो खींचतान भरी नजर आ रही है। लेकिन इस बीच जो दिलचस्प मुकाबला है वो हो गया है
मोकामा सीट का, जहां दो बाहुबलियों का टकराव देखने को मिलेगा, जहां दो बाहुबली आमने सामने चुनावी मैदान में होंगे। जेडीयू से अनंत सिंह अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं, तो वहीं कल अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया, पहले एलजेपी से इस्तीफा दिया। सूरजभान सिंह ने रातों रात आरजेडी में शामिल हुए, सिंबल लिया और अब वो मैदान में उतरने जा रहे हैं। सूरजभान की पत्नी वीणा देवी मोकामा से आज नॉमिनेशन दाखिल कर सकती हैं। मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह के टिकट पर पहले ही वो अपना नामांकन कर चुके हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि मोकामा का जो रण है वो बहुत दिलचस्प होगा। मोकामा में बहुत दिलचस्प फाइट होने जा रही है। बाहुबली वर्सेस बाहुबली वाली लड़ाई मोकामा में होगी, जहां अनंत सिंह वर्सेस सूरजभान सिंह की फाइट हमें डायरेक्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि सूरजभान सिंह एक बार अनंत सिंह के बड़े भाई को चुनावी मैदान में हरा चुके हैं। अगर मोकामा सीट की बात करें तो 25 साल बाद सूरजभान सिंह और अनंत सिंह आमने सामने होंगे, उनका महामुकाबला होगा। इस सीट पर 25 साल पहले सूरजभान ने जेल से रहते हुए निर्दलीय चुनाव जीता था, तब उन्होंने अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को हराया था। अब इस सीट पर किरदार बदल गए हैं, लेकिन आमना सामना अनंत सिंह और सूरजभान का ही होगा। दोनों नेताओं की छवि दबंग किस्म की है। अनंत सिंह जहां लंबे समय से मोकामा के विधायक हैं, तो वहीं सूरजभान सिंह पूर्व सांसद हैं। 2020 में अनंत सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते थे। एक केस में दोषी होने के बाद यहां से उनकी पत्नी नीलम देवी 2022 में उपचुनाव जीती थी, लेकिन अब अनंत सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं और खुद वो मैदान में आ गए हैं।